बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाजिर साइफर केस की खसूसी अदालत ने केस में बानी पीटीआई इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है, जबकि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई के इक़्तिदार जाता देखा तो पाकिस्तान पर हमला किया और कौमी सलामती को दाव पर लगाया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि नून लीग के साथ मिलकर चलना अब नामुमकिन हो गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो है साइफर केस का बड़ा फैसला आया है, क्या कहेंगे इस केस के फैसले के हवाले से? देखिए, इसकी तवक्को थी पहले से ही। पहले हम बहुत पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम में, और ये बात भी हो चुकी है कि जी इस पे जो इस्तग़ासा है वो जाएगा मैक्सिमम पनिशमेंट पे, और मैक्सिमम पनिशमेंट की बात हो रही थी 14 साल या सज़ाए मौत की भी कभी जिक्र आ रहा था दरमियान में। लेकिन इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो बड़ी अहम हैं। पहली बात तो यह है कि क्या ये जो सज़ा, तो वो तो पहले ही जेल में थे, तो पहले ज़ाहिर है उनके पास जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनके पास तो पहले भी सदारत नहीं थी, दूसरे चेयरमैन आ चुके थे, पार्टी का निशान विशान सारा चेक। तो फ़र्क इससे क्या पड़ेगा, ये सवाल पैदा होता है। फ़र्क इससे ये पड़ेगा ग़ालिबन कि एक तो ज़मानत जो है वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 10 साल की सज़ा है, तो कम सज़ा के ऊपर ज़मानत के इम्कानात पहले थे। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये चैलेंज हो जाएगी सज़ा, हाई कोर्ट में चैलेंज होगी, और हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। और जब ये चैलेंज होने का अमल चल रहा होगा तो ये वो वक्त होगा जब ज़ाहिर है कि यहाँ पर इंतखाबात, और इंतखाबात के नतीजे में एक नई पार्लियामेंट वजूद में आ चुकी होगी, और नई पार्लियामेंट आने के बाद, नई हुकूमत बनने के बाद इसकी बिल्कुल डायनामिक्स मुख्तलिफ हो जाएंगी। और डायनामिक्स इसकी इसलिए मुख्तलिफ हो जाएंगी कि अच्छा, अब वज़ीर आज़म कौन होगा, अब मुमकिनात पे हम बात कर सकते हैं। एक ये है कि अभी तक तो वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन ये है कि नवाज शरीफ साहब होंगे। अगर नवाज शरीफ साहब होंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्या होंगे, और मरीम साहबा कहाँ पे? ये 3 शख्सियात हैं ना जो अहम शख्सियात हैं मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि ओहदे बहुत अहम खाली होने जा रहे हैं। एक तो वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद स्पीकर, फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट, और फिर सदर। ये सारे ओहदे जो हैं ये अगले आप समझ लेंगे 2 महीनों के अंदर ये तमाम ओहदे जो हैं ये, और बड़े अहम ओहदे हैं। तो यहाँ पर अब ये देखना है कि पहली बात तो ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, फिर मैंने वही बात की ना, तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ होंगे और मरीम साहबा कहाँ होंगी। और अगर शहबाज शरीफ साहब को वो आगे करते हैं तो फिर खुद खाओगे। तो ये अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। और फिर सदर कौन होगा, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो भी बहुत फ़ाल हैं इस वक्त, और पहले तो वो फ़ाल थे अकेले, फिर आसफा भुट्टो साहब भी साथ फ़ाल हुई, और अब जो हैं जरदारी साहब अलग जलसे भी कर रहे हैं, और अलग से वो यानी सामने भी बिल्कुल फ़ाल किरदार में नज़र आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर तो सदर कौन होगा, और इसमें वज़ीर आज़म कौन होगा, और तो फिर मौलाना साहब कहाँ होंगे? अगर बिलावल होंगे वज़ीर आज़म, तो फिर सदर जो हैं वो, यानी अभी ये हुकूमत की पिक्चर जो है ये, इसका कोई कुछ अर्से पहले तक तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ था ना कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह पीपल्स पार्टी आई है तो वो एक बिल्कुल, यानी वो जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि मैं आज़ाद अरकान को जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, एक इसमें तीसरा सिनेरियो है जो मैं कल भी मैंने जिक्र किया, और मैं जितना इस पर गौर कर रहा हूँ तो वो तीसरा सिनेरियो मज़ीद उभर के सामने आ रहा है, और वो है आज़ाद सिनेरियो। और आज़ाद सिनेरियो ये है कि उसमें मैं दोबारा ही बात कह रहा हूँ कि उसमें तहरीक इंसाफ के एक तो लोग हैं, और तहरीक लब्बैक को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। अच्छा, उसके बाद ये जो IPP वाले हैं इन्होंने भी कह तो दिया है अभी तक कि जी नून के साथ हैं आगे पीछे, लेकिन ये आखिर में इत्तेहाद वगैरह किस तरह बनते हैं, क्या सूरत हाल बनती है, ये तो बाद में देखना है। अभी यानी अभी तो तय नहीं हुआ ना कि कौन सी वजारतें होंगी, क्या होगा, अभी तो काफ़ी कुछ होना है, और ये बड़े ओहदे जो हैं ये खाली होने हैं आगे।
अच्छा, और फिर उसमें जो है वो एमक्यूएम भी है। अच्छा, एमक्यूएम का कोई बाज़ाब्ता, कह तो रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो बात हो रही है उनकी, लेकिन ये है कि कोई बाज़ाब्ता इस सच अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं है कि जिसको हम कहें कि जी ये इस तरह से एमक्यूएम के साथ एक कोई इत्तेहाद तय पा गई है। तो ये अभी काफ़ी इसी तरह जीडी है, तो और जमातें हैं। तो अगर आप ये मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये चूँकि दो, यानी तहरीक इंसाफ के, तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ तो अपने बानी के हवाले से ही, खान साहब के हवाले से पहचानी जाती है। तो खान साहब अगर नहीं है तो फिर जो है वो ये किस तरह से, यानी ये बंटवारा कैसे होगा इक़्तिदार का, ये केक किस तरह से कटेगा? ठीक है ना, सूबों में कौन होगा, जो सूबे होंगे इसको तय कौन करेगा? ये मतलब ऐसे कोई फ्री फॉर ऑल तो नहीं चल रहा ना कि यार ये तुम ये सूबा ले लो, ये पाकिस्तान में ऐसे चल, आपका ख्याल है कि ऐसे चलता है पाकिस्तान कि यार ये सूबा ऐसा करते हैं ना, हम मिलते हैं यार ये सूबा तुम ले लो, ये सूबा तुम ले लो, ये तुम वज़ीर आज़म बन जाओ, ये पाकिस्तान में ऐसे हुकूमतें बनती हैं क्या? तो ये तुम सदर बन जाओ, और ऐसा करते हैं कि वो यार हमारी मुलाकात हुई है तो चेयरमैन सेनेट को बना देते। कभी ऐसी हुकूमतें बनती हैं और ऐसे गिरती हैं? अगर ऐसे बनती और ऐसे गिरती होती तो मैं यहाँ बैठा होता। बात ये है कि ये इस तरह हुकूमतें बनती हैं और गिरती हैं क्या? ये इस तरह से अच्छा ऐसे करते हैं कि वो तुम यार यूं करना, तुम ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। इसलिए मैं ये सिर्फ सोच रहा हूँ कि वो जो आज़ाद हैं, जिनके बारे में ये जरदारी साहब कह रहे हैं, या जो मुस्लिम लीग नून को यकीन है इस बात का कि वो आज़ाद जो हैं वो कुछ उधर चले जाएंगे, वो इधर चले जाएंगे, वो तहरीक इंसाफ से वो तहरीक इंसाफ वालों को आज़ाद कह रहे हैं ना। तो एक तो ये कि उसमें से बहुत से लोग शायद ना जाएं इधर उधर, और फिर उसके बाद दूसरी जो जमातें हैं उनको अगर आप देखें ना, एक ख़ास नंबर तो लेना होगा ना, पीपल्स पार्टी को भी और मुस्लिम लीग नवाज को भी। मतलब अगर फ़र्ज़ करें मतलब 140 तक पहुंचना है या 107, तो मतलब 100 तो लेनी होंगी ना सीटें, 100 125, फिर उसके बाद आप ऐड करेंगे ना। तो पता चला कि अगर 80 आ गए, किसी की 80 सीटें आ गई, 70 आ गई, और वो आज़ाद आपको 80 चाहिए साथ मजीद, तो वो तो फिर अजीब सी एक खिचड़ी पकेगी ना। तो ये हुकूमत साजी बड़ी बड़ी दिलचस्प होगी। इंतखाबी नताइज के बाद जो हुकूमत साजी का मरहला होगा, और उसमें ये जो बात है ना कि मतलब ऐसे खुद ब खुद आज़ाद जो होंगे वो हवा, मतलब वो इधर से उनको आवाज जाएगी तो उधर चले जाएंगे, उधर से, ये ऐसे नहीं होता, इस तरह नहीं होगा। इसलिए मैं वो थर्ड ऑप्शन जो है ना कि वो आज़ाद भी जो हैं, एक तो है कि वो तहरीक इंसाफ में रहेंगे बहुत सारी, ये कहना कि वो सारे के सारे चले जाएंगे ये भी समझ से बाहर है बात। दूसरा ये है कि वो किस तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, और क्या कोई और भी फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से वो इधर उधर जाएंगे। बस इतनी बात करके फिर हम आगे निकलते हैं। आखिरी दफ़ा तो केयर टेकर के बारे में बात की थी ना, सियासत की थोड़ी सी, कि राजा रियाज साहब की पर्ची निकलेगी, वो निकल आई थी। तो बस आगे चलते हैं और बड़ी खबरों की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखना ये है कि ये हुकूमत साजी कैसे होती है, और वो उस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो आई है ना मैदान में, तो पीपल्स पार्टी यूं ही नहीं आई, यूं ही नहीं आई, ठीक है ना। तो पहले तो बिल्कुल क्लैरिटी थी ना कि नवाज शरीफ साहब। अब पीपल्स पार्टी जो आई है, तो पीपल्स पार्टी, अच्छा पीपल्स पार्टी इंगेज करना चाह रही है, और वो मुस्लिम लीग नून, मतलब वो बात नहीं बन रही ना। मुबाहिसा करो, कह रहे हैं मैं मुबाहिसा नहीं करूंगा, तो मेरे गांव में आ जाओ, मेरे गांव, खत्म होगी बात। फिर अब आगे क्या करें, मतलब फिर एक हद से ज़्यादा तो फटा हो भी नहीं। लेकिन वो मसला ये कि होना भी नहीं चाहिए, वो ज़ाहिर है, लेकिन इलेक्शंस में भी नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा ना। वो अभी तक वो उधर ही, मतलब सबका ध्यान जो है वो कंपेन जो है वो सारी तहरीक इंसाफ के ऊपर रख के चल रही है। तो इशू ये है कि उसमें मईशत, उसमें जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जो खारजा पॉलिसी है, जो बाकी मामलात हैं, वो बहुत अहम हैं। ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए बातें हैं ना सारी, कि मतलब बिजली सस्ती हो जाएगी, करोड़ों नौकरियाँ, ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए। दूसरी बात ये कि इक़्तिदार में रही हैं जमातें, मतलब 90 की दिहाई से लेके आज तक। तो तहरीक इंसाफ ने तो अपनी टर्म पूरी नहीं की, उनके दौर में बहुत ज़्यादा जो है वो बदनवानी हुई है, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि उनका तो 1-2.5 साल का दौर है, तो उससे पहले 5 साल तो मुस्लिम लीग नून के थे ना। तो मुस्लिम लीग नून के मियाँ साहब के नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के थे, और फिर 16 महीने भी थे, और उससे पहले 5 साल थे,
पीपल्स पार्टी के, और उससे पहले जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में भी कोई इतनी बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कोई शदीद गिरफ्त नहीं थी शुरू के दिनों के अलावा सियासी जमातों पे। तो ये अब देखना ये है कि अब हुकूमत साजी कैसे होती है, ठीक है ना, हुकूमत साजी कैसे होती है। और ये उस वक्त तो शायद 9/11 के बाद ये माशी इश्यूज और बाकी शायद इतने गंभीर नहीं थे। अब इस वक्त तो बहुत ज़्यादा IMF के साथ, और आपने जो एलीट कैप्चर और ये सारे मामला जो हम देख रहे थे PDM हुकूमत के आखिरी दिनों में, तो अभी मैंने आज भी चेक किया तो वजारत ख़जाना में कोई फ़ाल नहीं है। वहाँ पर अमूमन ऐसा होता है कि वहाँ पर एक वो एक्टिविटी शुरू हो जाती है कि वज़ीर ख़जाना कौन आ रहा है, ठीक है ना। जैसे शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं, उन्होंने पहले असद उमर साहब को तकरीबन बजट बना के दे दिया था, तकरीबन बजट हो गया था कि जी आप आएँ तो फिर इस तरह से आगे नेगोशिएशंस करनी है वो करनी। तो ये जो इश्यूज़ हैं कमिंग डेज़ में हो सकता है कि चंद दिनों में क्लैरिटी हो जाए, लेकिन 8 दिन है, 1 दिन पहले तो इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये हुकूमत साजी का मरहला कैसे होता है, और उससे पहले क्या ये हमारे सामने क्लैरिटी आती है कुछ, क्योंकि अभी तो बिल्कुल लग रहा है जैसे कि वो मतलब तकरीबन तय हुआ है इस वक्त ना। तो दोनों तरफ से भरपूर कंपेन हो रही है और तहरीक इंसाफ की कंपेन नहीं हो रही। तो ये दो तरफ से जो कंपेन हो रही है भरपूर, तो उसमें पलड़ा तो तकरीबन बराबर हो गई है। ये कैसे हुआ है देखिए ना, अब ये कैसे हुआ है, अब ये तो हम देख रहे हैं कि सामने हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी जी को रहे हैं, इस तरह हो गए। तो क्लैरिटी जो थी ना कि मियाँ साहब की हुकूमत बन गई है, वो अचानक पिछले चंद दिनों में कुछ हुआ है। अच्छा, यहाँ अचानक वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन हुआ है बहरहाल। अचानक कहने में क्या है। अच्छा, तो ये कि अभी किस क्लैरिटी आएगी तो पता चलेगा कि हुकूमत साजी कैसे हो रही है। और मैंने फिर वही कहा ना कि बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं दोनों जमातें आज़ाद अरकान पे। ये भी इनके लिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है काम, क्योंकि आज़ाद पे ही डिपेंड कर रहे हैं अगर, तो फिर वो तो बड़ा अजीब सा मामला हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात ये, दूसरी जो बात है वो ये है कि तो अभी देखते हैं कि ये सज़ाएँ चैलेंज होंगी, हुकूमत साजी कैसे होगी, बड़े ओहदों पे कौन सी शख्सियात आएंगी, कौन सी किस तरह से हुकूमत का जो है ये एक इसकी सूरत गरीब बनेगी आने वाले दिनों में। मैंने आपसे कहा ना, सेनेट के चेयरमैन, सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, ये बहुत अहम ओहदे हैं आने वाले दिनों में। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, ये सब कुछ तो ये देखते हैं। और सूबाई हुकूमतें। सही। अच्छा, जो लार्जर पिक्चर है ना, ये आप समझें कि इस वक्त हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की सियासत, हुकूमतें बनती हैं जाती हैं, बनती हैं जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि तारीख़ का एक ऐसा दौर है जहाँ पर आप समझें कि इंसानी तारीख़ का ये जब से रिकॉर्ड हो रही है, उसके ये चंद अहम तरीन मराहिल हैं। और अहम तरीन मराहिल ये हैं कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशें आगे तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, और उसमें जो है वो खुरेज़ी भी हो रही है। फिर दोबारा कत्लेआम हुआ है फ़लस्तीनियों का, और बड़ी तादाद में उनकी शहादतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके साथ ही एक जो मीटिंग पेरिस में हुई है, उस मीटिंग में जिसमें मोसाद के जो सरबराह हैं वो भी थे, शिन बेत के सरबराह भी थे, शिन बेत जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी है उसके सरबराह भी थे, वहाँ पर CIA चीफ भी पहुँचे हुए थे, विलियम बर्न्स, वहाँ पर मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ भी थे, और वहाँ पर जो है वो सबसे अहम ये कि कतर के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म एक ही ओहदा है, दोनों ओहदे एक ही शख्सियत के पास हैं। उनका बड़ा अहम रोल है इसमें, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जासिम सानी। तो वो जो हैं ये तमाम लोग मौजूद थे, और वहाँ पर मैं दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि एक रिटन एग्रीमेंट लिखा जा चुका है, वो लिखा जा चुका है। अच्छा, वो लिखे जाने के बाद जो है वो तहरीर हो चुका है, और उस तहरीर होने में ये है कि 6 हफ्ते 8 हफ्ते 6 हफ्ते की एक जंगबंदी के दौरान जो है वो इमदाद खोली जाएगी, गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी होगी,
और उस जंगबंदी के दौरान जो है वो अमन कायम करने के लिए अरब फ़ौज जो है, अरब मुल्कों की या इस्लामी ममालिक के जो दस्ते हैं वो गज़ा में पहुँचेंगे और मगरबी किनारे पहुँचेंगे। महमूद अब्बास जो है अपने ओहदे से हट जाएंगे या सेरेमोनियली रहेंगे और उनकी जगह नई शख्सियत एक जो है जो काबिल कबूल होगी सबको, यानी हमास को भी और जो है वो इधर भी जो फतह की साइड है, उन दोनों तरफ कबूल होगी, वो शख्सियत आगे फ़लस्तीन की क़यादत संभालेगी बतौर वज़ीर आज़म जो, और वो फिर चाहे वो बिल्कुल टेक्नोक्रेटिक शख्सियत हो जैसे पहले बताया, या वो जो जेल में कैद हैं मरवान बरगोती वो हों जो कि बहुत पॉपुलर हैं वो हों, या ये कि किस तरह से होता है अभी ये अभी हमने देखना है। तो ये जो है ये बात आगे बढ़ गई है, बढ़ रही है तेज़ी के साथ। अब हुआ ये है कि वो पेरिस में जो मीटिंग ख़त्म हुई कल, तो कल 24 घंटे पीछे डिस्कस कर लेते हैं ना। उसके बाद ये हुआ कि एक तो जो कतर के वज़ीर आज़म और कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा वो जो हैं वो पहुँच गए वाशिंगटन। पेरिस से सीधा वाशिंगटन पहुँचे। पहले तो उनकी वहाँ पे हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात हुई और सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ उनकी तफसीली मुलाकात हुई और सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे वो कर रहे थे, नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी वहाँ पे वाशिंगटन में, तो उन्होंने कहा मैं ज़्यादा से बात नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा क्योंकि सूरत हाल जो है वो काफ़ी इस वक्त ऐसी है कि मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मामला आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस दौरान ये हुआ कि जो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म है कतर के, उन्होंने एक मारूफ थिंक टैंक है बड़ा, एक रिसर्च सेंटर भी है होती है वहाँ, थिंक टैंक कह लें उसको, अटलांटिक काउंसिल, वहाँ पर जो कतर के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने वहाँ पे ख़िताब किया और उनका जो ख़िताब है वो अटलांटिक काउंसिल की जो वेबसाइट है उस पर उनका जो ख़िताब है उसमें वो जो थर्ड स्लाइड है वो कह रहे हैं कि कतर प्राइम मिनिस्टर सीज प्रोग्रेस ऑन इसराइल हमास हॉस्टेज नेगोशिएशंस, यानी अभी पहले मरहले पे बात हो रही है, ठीक है, बट वॉन्स के रीजनल टेंशंस आर बॉइलिंग अप, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यानी पहले मरहले में तो हमें पता है कि कैदियों की रिहाई है जो इसराइल की जेलों में हैं वो रिहा होंगे, फ़लस्तीनी कैदी बहुत बड़ी तादाद में, और उसके साथ जो है वो जो यरगमाल हैं लोग हमास के पास वो रिहा होंगे। अब ये इसके ऊपर कितने हज़ार कितने सौ, ये इसके ऊपर एक अभी क्योंकि ये बड़ा एक हसास मामला है और उससे आगे फिर ये फ़ौज वहाँ जाएगी, उससे आगे फिर सऊदी अरेबिया जो है वो वहाँ पे अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान करेगा, दो रियासती सोल्यूशन जो एक्चुअली OIC की सबकी पॉलिसी है। लेकिन सवाल ये है कि दरमियान, और ये नेतन्याहू हुकूमत खड़ी है जेनोसाइड के इल्ज़ाम के साथ 1 महीने का टाइमिंग, लेकिन ये नेतन्याहू के लिए अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि नेतन्याहू इस पे क्या करेंगे, और क्योंकि वहाँ जो हुकूमत है वो हुकूमत है इंतहा पसंद दाएं बाजू की हुकूमत है, उसके बगैर नेतन्याहू, और ये जो इशू है ना ये मुआहदों का और इत्तेहाद का, मतलब इसमें इसराइल के हाथ में कुछ नहीं आने जा रहा ना, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, इसमें फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात हो रही है, और इसमें जो है वो सबसे जो, अगर आज मुझे कहे कि जी सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट किसका है, तो मेरा ख़्याल ये है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है इस मरहले पे वो आया है लॉर्ड डेविड कैमरॉन का, जो कि बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा और वहाँ के साबिक वज़ीर आज़म हैं, और जिनके बारे में मैं अपना एक मौक़िफ़ दे चुका हूँ कि उनके एक ख़यालात हैं ख़ास, और वो फ़लस्तीनियों के, यानी वो 2 रियासती। अच्छा, आज उन्होंने एक इस मरहले पे वो ओमान पहुँच गए हैं, ओमान, सल्तनत ओमान, और सल्तनत ओमान वो इसलिए पहुँचे हैं कि वो सल्तनत ओमान में बात करेंगे हुतीस के हवाले से। अगर हम ओमान को देखें ना, सल्तनत ओमान जो है ये एक इसका एक बहुत बड़ा बॉर्डर जो है ये
इसको जनूबी कह लें या इसको मशरिकी कह लें, यमन का अगर हम नक्शा देखें तो ओमान की सरहद जो है, बहुत बड़ी सरहद वो मिलती है यमन के साथ। और ये दोनों जो हैं, ओमान और यमन, ये एक ज़माने में ईरानी सल्तनत में थे और बाद में फिर ज़ाहिर है कि उमवी और अब्बासी खिलाफतें जब आईं तो उसका हिस्सा बने। लेकिन जो ओमान है वो एक बहुत, उसकी एक बड़ी अजब किस्म की उनकी और बड़ी इंटरेस्टिंग फॉरेन पॉलिसी रही है। उनकी फॉरेन पॉलिसी ये रही है कि वो जब यमन में तमाम खलीजी ममालिक और अरब ममालिक जो हैं, उनकी यमन के ऊपर एक पॉलिसी हो गई, ओमान उसमें शामिल नहीं हुआ। ओमान ने कहा कि हम यहाँ पे जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। और ओमान, हालांकि ओमान और यमन के ताल्लुकात तो 70-80 की दिहाई में कोई मूवमेंट चलती रही है लहदगी पसंदी की, वो छोड़, लेकिन ओमान जो है उसने अपने ताल्लुकात हूतीस के साथ भी और अब्दुल्ला साले के साथ भी और मंसूर हादी के साथ भी, सबके साथ सल्तनत उस्मान जो ओमान है उन्होंने अपने ताल्लुकात अच्छे रखे। उसका नतीजा ये निकला कि जब अमन की कोशिशें हुई और मुख्तलिफ अरब ममालिक उसमें इन्वॉल्व हुए, तो पहले तो वो ओमान के साथ बहुत कशीदा ताल्लुकात हो गए कि भाई ये बीच में ओमान जो है ये कैसे, मतलब एक पॉलिसी हमने बना ली है सारी GCC ने या अरब लीग ने या बाकी मुल्कों ने, तो ये कैसे जो है वो उनमें नहीं शामिल हो रहे, अटैक नहीं कर रहे, फौजी दस्तों का हिस्सा नहीं। लेकिन ओमान ने अपनी डिप्लोमेसी जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल बरकरार रखा। उसका नतीजा ये निकला कि कुछ अर्से के जब ये दरमियान में मामला ऊपर नीचे ख़राब होते थे तो ये अरब ममालिक फिर सारे जो हैं वो मान के, ईमान भी अरब ममालिक हमारा ब्रादर ज़बरदस्त मुल्क है, मगर आप देखें ना कि मुल्कों की अहमियत कितनी हो जाती है। तो ओमान ने ये किया कि फिर इस तमाम अरसे में जितनी बातचीत होती थी दरमियान में, वो बातचीत के लिए, मतलब अगर अभी हूतीज़ ने कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ उनकी तेज़ हो गई या कभी कोई गड़बड़ ज़्यादा हो गई मामला, तो ईरान के साथ भी बातचीत करनी आ गई, तो ओमान दरमियान में इस्तेमाल होता था। ओमान क्योंकि डिप्लोमेटिकली वो उसको, बल्कि एक मरला ऐसा आया मेरा ख्याल है 2014 या 15 या 16 में ओमान को स्विट्ज़रलैंड और मिडल ईस्ट कहने लगे कि वो इतना न्यूट्रल है कि स्विट्ज़रलैंड हो गया है, मतलब यहाँ तक उसको लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होने लग गया था, ये यमन की जंग की वजह से। तो डेविड कैमरॉन जो हैं, लॉर्ड डेविड कैमरॉन जो बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। और ये स्टेटमेंट उनकी क्या है, मैं 11वीं स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ जो कि फाइनेंशियल टाइम्स है। डेविड कैमरॉन पुशेस फॉर इर्रिवर्सिबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स टू स्टेट सॉल्यूशन। और गार्डियन, इनके गार्डियन ज़्यादा खुल के बात कर रहा है, वो कह रहा है कि यूके विल कंसिडर रिकग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेट। बरतानिया जो है वो रियासत फ़लस्तीन को जो है वो और वो उन्होंने ये कहा है साथ ही कि मूव विल हैव टू मेक टू स्टेट सोल्यूशन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना, इर्रिवर्सिबल, इसको वापस नहीं होगा। और वो ओमान पहुंच गए या पहुंच रहे हैं आज किसी वक्त, क्योंकि ये जो हूतीज़ के ऊपर, अगर हूतीज़ किसी की, अब देखना ये है कि क्या क्योंकि हूतीज़ का भी वो इशू है ना कि जी आप इसको, ये गज़ा का मसला पहले हल करें, तो वो मसला तो अब हल हो रहा है ना, क्योंकि वो जब जाके वहाँ पे ओमान में बात करेंगे और ओमान आगे हूतीज़ से बात करेगा, तो वो हूतीज़ फिर अपनी, क्योंकि हूतीज़ का इशू ये है कि भाई ये यहाँ की जंग को आप रोकें, ये जो कत्ले आम है इसको ख़त्म करें और वो गज़ा के साथ खड़े हैं। तो ये स्टेटमेंट दे के ये ओमान पहुँच रहे हैं। तो बरतानिया भी इसमें टू स्टेट सोल्यूशन के साथ आ गया और वहाँ के खड़ा हो गया। अच्छा, अब जो है वो मसला ये हुआ, अच्छा मैंने ये कहा ना कि अब जो दाएं बाजू के लोग हैं, क्योंकि और दाएं बाजू के ना भी हो ना, तो इसराइल के अंदर वो एक सेहूनी सोच वाली, एक तो यहूदी हैं, एक वो सेहूनियत वाले जो राइट विंगर्स हैं, वो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो वो जो हैं वो तो हिले हुए हैं इस वक्त कि यार ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो शिनबेत के सरबराह थे वो काहिरा पहुंच गए। अच्छा, काहिरा वो इसलिए गए हैं, इस्माइल हानिया को भी मिल गया वो जो मुसव्वदा था उनको मिल गया, और इस्माइल हानिया को भी वो मुसव्वदा मिल गया रिटर्न, और वो भी अब काहिरा जा रहे हैं। लेकिन जो मोसाद के चीफ हैं वो काहिरा उनको माफ़ी मांगने भेजा है। ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ये बात बता रहा हूं कि मोसाद के सरबराह को काहिरा माफ़ी मांगने भेजा है, और माफ़ी इसलिए मांगने के लिए भेजा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की जो मिस्र के सरबराह से, जो सदर से बात हुई थी, तो ये जो वहाँ पे वो जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, जो हम कई दफ़ा दिखा चुके हैं कि वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर एक पट्टी है जो कि गज़ा और मिस्र के दरमियान है, और इसराइल ने ये कहा कि हम तो इस फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे भी कब्जा करेंगे और इसको भी हम अपने पास ले जाएंगे, और उसके बाद इतने, और फिर ये, यानी हर मुल्क जो दरमियान में आया है ना पिछले चंद दिनों के दौरान,
जो मीडिएट करने की कोशिश, सफारतकारी कर रहा था, चाहे कतर, चाहे उर्दन, चाहे वो जो है वो ये मिस्र, वो हर मुल्क के पीछे लग गए। और तो और ये जो तुर्की में जो करने जा रहा है, और बाहर के मुल्कों में हम कत्ल करेंगे लोग और ये करेंगे, जो मोसाद की तरफ से हो रही थी बात, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि वो एक ऐसा मरहला आ गया कि मिस्र, देखिए इजिप्ट, जॉर्डन, ये जो मुल्क है ना, इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ये जो फैसला करके गया था यहाँ से बरतानिया, तो बहुत जंगें हुई, बहुत इन्होंने यहाँ पे इराक ने, शाम ने, अरब सब ने बहुत देखा है, बुरा अच्छा बुरा हुआ था, हज़ारों लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी वहाँ पे। इशू ये है कि माफ़ी मांगने इसलिए भेजा है क्योंकि वो मिस्र की तरफ से बात हो गई थी कि जी हम अपना शायद सफारती मतलब सफ़ीर वापस कर लें, और यहाँ तक तलखी पैदा हो गई थी कि देखिए मिस्र एक फ़ौज है, एक मुल्क है पूरा बहुत बड़ा, और मिस्र ने अगर कहा कि हम ये माहदा तोड़ते हैं पुराना, और ये जहन में रखें कि ये नेतन्याहू के लिए भी ऐलान करना मुश्किल है। वक्फा ले लें तो फिर मैं उसके बाद ही बात करता हूँ कि ये इतना हसास मामला है कि, और अब इसमें पाकिस्तान कहाँ है जी। ये नहीं क्या ये, और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बात हो रही है ना सारी, जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि इन सारे इश्यूज का, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो, ये दुनिया इतनी कनेक्टिविटी पे चली गई है कि अब आप कहेंगे कि जो माली क्यों डिस्कस हो रहा है या बुर्किना फासो क्यों डिस्कस हो रहा है, वो इसलिए डिस्कस हो रहा है कि वो वहाँ से एक मुल्क गया तो रशिया आ गया। देखिए ना पूरी दुनिया इस तरह से, और आज जो ब्रिक्स का इजलास हुआ है, पहला इजलास मॉस्को में हुआ है जिसमें ईरान मौजूद था, जिसमें यूएई मौजूद था, जिसमें जो है वो इथोपिया मौजूद था, जिसमें इजिप्ट मौजूद था, ये नए मुल्क उसमें मौजूद थे जो कि ब्रिक्स का हिस्सा बने। अर्जेंटीना तो नहीं बना, लेकिन ये नए मुल्क मौजूद थे, और इनका भारत भी था, साउथ अफ्रीका पुराने मुल्क भी थे, उनके नए वज़राए ख़ारिजा। तो ये नई दुनिया और नई सारी का वक्फा लें, फिर मैं उसकी बात करता हूँ कि इसराइल में एक और मसला ख़राब हो रहा है। ठीक है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि नून लीग के साथ मिलकर चलना नामुमकिन हो गया, अगर पीडीएम टाइप की हुकूमत बनती है कुछ तो इत्तेहाद करेंगे मुस्लिम लीग? देखते हैं आने वाले दिनों में, बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि आज़ाद अरकान के ऊपर सब ने तकिया किया हुआ है, और तकिया जो है वो सिर्फ आज़ाद पे नहीं किया हुआ, बल्कि और भी, मैंने कहा ना, और भी बड़ी जमातें हैं जिनका अभी तक कोई वाज़े नहीं है कि उनके उम्मीदवार कितने जीतेंगे और वो किस तरफ जाते हैं सारे। और दूसरे सूबों में जो है वो मतलब है कि एक सूबे से दूसरा 4 सूबे हैं ना, तो वो एक ही जगह पर जो है वो सारा लगता है कि इंहिसार सब ने किया हुआ है। तो बाकी तो मैंने कहा अब देखते हैं कि किस तरह से इसकी सूरतगरी कैसे होती है। दूसरी मैं बात कर रहा था ना कि ये देखें वहाँ पर जो इसराइल में सूरत हाल बड़ी अजब सी है। वो सूरत हाल अजब सी ये है कि वहाँ अब अभी तो आनी शुरू हो गई, सारा अरब मीडिया, दुनिया भर का मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है ये बात, और डेविड कैमरॉन ने बात कर दी, और फिर उसके बाद ये कतर की तरफ से बात हो गई, और ये सब बातें हो गई। तो वहाँ पर अब इशू जो है ये बड़ा, और जाहिर है कि इस्माइल हनिया जो हैं वो काहिरा जा रहे हैं, अब काहिरा में बात होगी, इसको ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, फिर वो जो मौजूद है क़यादत जो लड़ रही है इस वक्त गज़ा में, उनसे रब्ता होगा हमास के लोगों से, फिर आगे ट्रांजिशन कैसे होगी, कौन सी शख्सियत। लेकिन इसमें जो असल इस वक्त इशू है ना, वहाँ पर दाएं बाजू की हुकूमत है, और दाएं बाजू की हुकूमत से हट के वहाँ पर अब भी जो है वो ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने जैसे अपोजिशन लीडर वहाँ पे जो हैं वो खड़े हो गए, हालांकि हुकूमत में हैं वो, जो फोर्थ स्लाइड है, अपोजिशन लीडर ने वहाँ पे कह दिया हुकूमत को कि हम अगर हटे तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, हुकूमत गिरा देंगे। अच्छा, अब इसमें इशू ये सारा कि ये जो है ये होस्टेज डील की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में इसके अगले मरहले भी हैं ना, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला, और अल्टीमेटली इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात हो रही है। अच्छा, ये जो है इसमें ये कहीं पर इसमें रशिया और चाइना तो बड़ी ओपन पोजीशन के साथ हैं, और उसके बाद जो वज़ीर दिफा हैं जो गैलेंट हैं, वो भी, उन्होंने भी अपनी पब्लिक को यही कहा है कि जी हम जो अपनी फ़ौजें जो हैं हम तो नहीं गज़ा से हटा रहे, क्योंकि वहाँ पर भी ये बात डिस्कस होनी शुरू हो गई है। लेकिन वो जितना ज़्यादा इसको डिस्कस कर रहे हैं तो उतना ही फिर अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि भाई अब सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं दोबारा आ रहे हैं मशरिक़ वस्ता खुद, और वो 3 तारीख से लेके 5 तारीख तल अवीव में होंगे खुद सेक्रेटरी ब्लिंकन, और जाहिर है कि अब वो खुद सेक्रेटरी ब्लिंकन तल अवीव में आके ये 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो मुसव्वदा आगे चला गया, उस वक्त तक हमास की पोजीशनिंग भी वाज़ेह हो जाएगी कि अब ज़ाहिर है दोनों तरफ से कुछ शराइत ऐसी होंगी, वो कहेंगे हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, उधर लचक आएगी, उधर लचक आएगी, अल्टीमेटली वही बात होगी कि ये टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ मामला आगे जाएगा। अच्छा, और इसमें ज़ाहिर बरतानिया भी आ गया, EU भी आ गया पीस प्लान लेके, 12 नुकात का उनका एजेंडा है यूरोपीय यूनियन का, बाकी मुल्क भी आ गए, दुनिया पूरी आ गई। इसमें इशू ये है कि इसराइल की तरफ से कौन साइन करेगा। अच्छा, या तो ये है क्योंकि देखिए मामला इसराइल के लिए बहुत हसास है, मतलब फ़लस्तीनियों ने तो चले अपनी जानें दे दी गज़ा में, और जो कुछ हुआ इतने सालों में जो भी कुछ हुआ, लेकिन इसराइल के लिए ज़्यादा हसास है। इसलिए ज़्यादा हसास है कि एक तो ये कि 27,000 या इससे ज़्यादा, और अभी CNN की मैं देख रहा था, ये 17वीं स्लाइड, अगर 17 स्लाइड हम दिखाएं, वहाँ पर फ़लस्तीनी जो हैं उनके बारे में CNN ये मुसलसल ये शाम से न्यूज़ दे रहा है, वी आर डाइंग स्लोली, पैलेस्टीनियंस आर ईटिंग ग्रास एंड ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। अरे वो कहत फैल गया वहाँ पे। इशू ये है कि अब इसमें तो एक प्रेशर है कि भाई इसको बंद करें, उसके नतीजे में ये बहरे हमर में जो हूतीज़ हैं उनका मसला हल हो, ये किसी तरह से जो अमन मुआहदा हुआ है अरब मुल्कों का और ईरान का और सऊदी अरब इसमें और हूतीज़ का, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी। आग इसको फैल गई तो फिर उसके बाद ये हाथ से निकल जाएगा मामला। अच्छा, अब इसमें जो है वो जो ये जो सवाल है ना कि इसराइल की तरफ से साइन कौन करेगा, तो या तो हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी वहाँ की। और क्योंकि साइन देखें, इससे पहले 2 शख्सियात ने अमन मुआहदे किए थे, वैसे तो ज़ाहिर है कि और भी बहुत सारे अमन मुआहदे हुए हैं, लेकिन 2 शख्सियात को उनके अपने मुल्कों में कत्ल कर दिया गया था। एक अनवर सादात को 1981 में, और उन्होंने 1981 में उनको अक्टूबर 1981 में जब वो वहाँ पे फ़ौजी परेड का जायज़ा ले रहे थे, जिन कपूर वॉर की जो थी उसका दिन मनाया जा रहा था, और वहाँ पर फिर वो खालिद इस्लाम्बुली की क़यादत में एक दस्ता उतरा था, उसने गोलियाँ मार, 10 लोग साथ मार दिए थे। और वो उसकी वजह यही थी कि उससे पहले जो है वो कैंप डेविड हुआ, मतलब 78 में 81 में इनको किया है ना, इनकी एसेसिनेशन हुई है, तो 78 में कैंप डेविड हो गया था। अच्छा, कैंप डेविड मुआहदा जो हुआ था वो 78। अच्छा, उसके बाद आगे जाके फिर महमूद अब्बास, यासिर अरफात, और ये नहीं, महमूद अब्बास ने साइन किया था, यासिर अरफात भी साथ थे, लेकिन जब ये दस्तखत हुआ था ओस्लो मुआहदा, तो ओस्लो मुआहदा डिस्कस हुआ, जब साइन हुआ था, तो उसके बाद जो है वो रबिन जो उनके वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, उनको वहाँ पर एक नौजवान था, और नौजवान इंतहा पसंद यायर आमर, वो अभी भी जेल में है, तल अवीव की जेल में अभी भी है, उसको उम्र कैद और ये सारी सज़ाएँ वगैरह उसको दे दी थी। तो उस वक्त तो नौजवान था, अब उसकी काफ़ी उम्र हो गई है, तो ये जो है उसको उम्र कैद की साथ, और उसने गोलियां मार के रबीन को कत्ल कर दिया था, और ये जो है ये 95 में कत्ल हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ये नवंबर 95 में, और वो भी इसलिए हुआ था कि जी आपने जो है वो कैसे फ़लस्तीनियों के साथ मुआहदा, कैसे हैंडशेक कैसे किया फ़लस्तीनियों के साथ, उनके साथ ये हुआ कि आपने इसराइल के साथ कैसे हैंडशेक। तो ये मामला बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पर उस वक्त एक राइट विंगर हुकूमत हो, तो ये जो मामला है ये बड़ा अजब सा है कि इसराइल की तरफ से कौन इसके ऊपर जाएगा। तो या तो हुकूमत गिरेगी, या वहाँ पर नतन्याहू, तो कब किसी सूरत सवाल ही पैदा नहीं होता कि मतलब नतन्याहू कैसे ऐलान होगा। देखें ना, नतन्याहू हुकूमत की मौजूदगी में ऐलान कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा एक मंजूर कर रही है एक रियासत को, तो ये तो बड़ी सिचुएशन अजीब सी है। अगर वहाँ पर फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए अरब फ़ौज जाएगी कि ये कत्लेआम ना हो, और वहाँ से भी कोई वायलेंस ना हो, तो एक पीस फोर्स जाएगी कि जो गज़ा के अंदर इस पूरी सूरत हाल के अंदर गज़ा को देखेगी, और ये कि इसराइल की तरफ वहाँ से मतलब झड़पें ना शुरू हो जाएं, जंग ज़्यादा ना बढ़ जाए इस ऐलान के बाद। तो इशू ये है सारा कि तो इसको बॉर्डर को, अब इशू ये है कि लेकिन फिर इसराइल की सेफ्टी कैसे होगी। इसराइल की भी तो सेफ्टी है ना, तो इसराइल की सेफ्टी कैसे होगी, यानी नतन्याहू की सेफ्टी कौन करेगा। यानी इसको रियासत इसराइल को की तरफ से जो मुआहदा हो रहा है, जिसमें ये एग्री कर गए हैं, पब्लिकली तो नहीं बात कर रहे, वैसे तो एग्री कर गए हैं ना। तो इशू ये सारा कि ये जो है ये अब इसको कैसे, इस पे साइन कैसे होगा, इस पे दस्तखत कैसे होंगे,
और ये जो है ये आगे जो है ये कैसे बात आगे बढ़ती है। अच्छा, अब ये जो है ये अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा है कि ऑफिशियल्स प्रपोज हमास, पहली स्लाइड में हम कोट कर देते हैं, बड़े तारीखी लम्हात हैं ये। ऑफिशियल प्रपोज टू हमास अ 6 वीक वॉर पॉज एंड होस्टेज प्रिजनर्स स्वैप। ये है पेरिस का जो है ना, 4 मुल्कों ने ये प्रपोज किए हमास को, उनको मिल गया है, ठीक है, अमेरिका, इसराइल, मिस्र और कतर। और कतर इसमें ज़ाहिर है कि हमास से कतर कोऑर्डिनेट कर रहा है। वैसे तो हमास से यकीनन मिस्र भी कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, जॉर्डन भी कर रहा होगा, बाकी मुल्क भी। हमास की क़यादत जो है वो तो कतर में थी, और वो कतर से वो फ्लाई कर गए हैं वहाँ पे इजिप्ट, इस्माइल हानिया। तो और उम्रा भी किया उन्होंने इस साल, पिछले साल के शुरू में सऊदी अरेबिया। तो ये इशू नहीं है, और तुर्की भी बहुत जाते रहते हैं। पाकिस्तान में कई रैली से खिताब किए हमास की लीडरशिप ने। ये इशू ये है कि जो इसराइल है उसकी तरफ से कौन करेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि पहले वो मतलब ये एक बड़ा हसास मामला है कि इसराइल की तरफ से साइन कौन करेगा, या हुकूमत गिरेगी या उनका कोई और उनका नुमाइंदा होगा, कौन होगा जो साइन करेगा। और फिर तो ये अभी बड़ी टेक्निकल सी इश्यूज हैं। और दरमियान में साथ ही ये जो टावर 22 पे और कल अटैक हुआ था, और तो उसके ऊपर जो है वो अब एक तो 3 जो लोग उनके फौजियों के नाम जारी किए उन्होंने, यंग हैं वो ऑफिसर्स जिनकी जो इनके मेरीन्स हैं उनकी जिनकी डेथ हुई है उसमें। लेकिन उसके साथ ही जो वजह बयान हो रही है ना, वो भी बड़ी अजीब सी है कि ये कैसे हुआ। क्योंकि कल भी मैंने बात की थी ना कि वहाँ पे अटैक कैसे गया, ये नहीं समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो मैं 7th और 8th स्लाइड दिखा के इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। और वो ये हुआ कि एक ही वक्त में अमेरिका का ड्रोन भी आ रहा था शायद, और वो दुश्मन का ड्रोन भी आ रहा था, मैं जितना समझ पाया हूँ उसको। तो ड्रोन्स को वो कंफ्यूज हो गए कि ये हमारा ड्रोन है कि उनका ड्रोन है, और बीच में यूएस फेल टू स्टॉप अटैकिंग आफ्टर मिक्सअप कर गए कि ड्रोन की आइडेंटिटी कौन है। 2 ड्रोन्स आ रहे थे, एक अपना ड्रोन था, एक दुश्मन का ड्रोन था, वो उसको गिरा नहीं पाया, उसके नतीजे में डेथ्स हो गई। इसी को वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि यूएस मिक्स्ड अप एनिमी एंड फ्रेंडली ड्रोन्स इन अटैक दैट किल्ड 3 ट्रूप्स। तो ये इस तरह के एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, ठीक है ना। ये वॉर की जो फॉग ऑफ वॉर जिसे कहते हैं, तो उसमें इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। उन्होंने कहा कि ये शायद हमारा ही ड्रोन है, वो दुश्मन का ड्रोन गिर गया आके। तो वो जो है उसके नतीजे में वो अब ये बयान हो रहा है। तो जाहिर है कि प्रेशर है, सारे मुल्कों पे प्रेशर है, अरब मुल्कों पे प्रेशर है, कतर पे है। पाकिस्तान जो है वो देखें, ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं ना, ये यहाँ पर अब ईरान के वज़ीर ख़ारजा होके गए, ये दरमियान में बीच में दहशतगर्दी फिर हुई आज दोबारा। और तो ये अब इशू ये है कि ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, बॉर्डर के, सिक्योरिटी के, इकॉनमी के, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बन रही हैं दुनिया में, खित्ते में ब्लॉक्स बन रहे हैं, कैसे आपने आगे जाना है। तो जंगें छिड़ी हुई हैं चारों तरफ। आप देखें आप ताइवान को ना भूलें, आप अज़रबैजान, आर्मीनिया का वो ठीक है, वो आर्मीनिया ने पीस का प्रपोजल दिया है, लेकिन वो भी, और फिर यूक्रेन की जंग है, फिर अफ्रीका है, फिर मशरिक़ वस्ता, बहर अहमर, फिर ये सारा। तो उसमें अब ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक स्टेबिलिटी बॉर्डर्स पे और इन पे खारजा पॉलिसी में तो है, लेकिन ये कि इंटरनल जो है, अब हम जमहूरियत अभी इलेक्शन के नतीजे में आगे क्या होता है ये देखना है, और उसके नतीजे में किस तरह का इससे काम आता है ये भी हमने देखना है, जिसकी सूरत अभी वाज़ेह नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।